हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड नॉस्ट इक्वेशन। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे सेक्शन को हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको बताया था, बेसिकली उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे समझते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी बनाई है। बैटरी को आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपको मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बेसिकली इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी, इसे हमें करानी पड़ेगी। यानी कि जो डेल्टा जी है वो होता है ग्रेटर देन जीरो। तो आप याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन जीरो। अगर इसका ई सेल निकालोगे तो इसका ई सेल क्या आएगा? लेस देन जीरो। आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंपार्टमेंट एक ही होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो सकता है या फिर फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया इलेक्ट्रोलाइट। ये फ्यूज्ड भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉल्यूशन का मतलब है कि साथ में वाटर पड़ा हो, फ्यूज्ड का मतलब हो गया कि उसका मॉल्टन स्टेट लिया गया हो। अब देखो, जब हम यहाँ पे इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस करना है, इसका मतलब है बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक लगाया हुआ है डीसी सोर्स। यहाँ से हम एनर्जी सप्लाई करते हैं फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो आप देखो, करंट फ्लो करेगा, आपको मालूम है करंट फ्लो करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पे जो एनोड है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड हमारा है नेगेटिव टर्मिनल। आपको बताया था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में टर्मिनल्स होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड हमारा होता था नेगेटिव टर्मिनल, जहाँ पे रिएक्शन होती थी स्पॉन्टेनियस, जहाँ पे डेल्टा जी होता था लेस देन जीरो एंड ई सेल होता था ग्रेटर देन जीरो। वाइल इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। बट आपको ये पता है एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है और कैथोड पे होता रिडक्शन है। ये दो चीज़ें सेम होती हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। अब देखो, जब डीसी सोर्स से एनर्जी आएगी इलेक्ट्रोड के थ्रू, वो एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट को जब एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। अब टूट करके क्या बनाता है? ये बनाएगा कैटायन और एनायन। हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट विच कैन डिसोसिएट। अब ये कैटायन एनायन बनाएंगे। कैटायन का मतलब है इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, एनायन का मतलब है इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब आप इजीली बता सकते हो कि कैटायन एनायन ये रुकेंगे तो है नहीं एक जगह पे। एनायन मूव करने लगेगा किधर? उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ये मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, और एनोड पे जाकर के क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। कैटायन जो है ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड पे है? कैथोड पे। तो ये मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होना है? रिडक्शन। यानी कि जो हमारे कैटायन एनायन है ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट को मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, इनके मूवमेंट के होने तक के प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करते हैं। फिर से मैं एक बार बताता हूँ। जब आपने एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज सप्लाई कराया इलेक्ट्रोड के थ्रू, वो चार्ज मिला इलेक्ट्रोलाइट को, वो टूटा, बना कैटायन एंड एनायन। ये मूव करना स्टार्ट किए, एक मूव करता है टुवर्ड्स एनोड, दूसरा मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड। इनके मूवमेंट के बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by passage of electric current through its solution is called electrolysis.
या फिर केमिकल चेंजेस यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो आपको ये डेफिनेशन याद भी हो जाएगी। अब इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि मैंने इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में NaCl का मॉल्टेन स्टेट लिया होता। मॉल्टेन फॉर्म का मतलब होता है अकेला इसमें NaCl होता। तो जब NaCl अगर अकेला होगा तो जब आप चार्ज सप्लाई करोगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेकिंग हो जाएगी। ब्रेक करके क्या बनेगा? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन किधर मूव करेगा? ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे क्या होगा? इसका रिडक्शन। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? सोडियम लिक्विड स्टेट में। क्लोराइड आयन किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स एनोड, जहाँ पे होगा उसका ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना लेगा क्लोरीन गैस, यानी कि सोडियम का रिडक्शन हुआ और क्लोराइड आयन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। बट ये कब? जब सोडियम क्लोराइड अकेला है, मॉल्टेन स्टेट में है, फ्यूज्ड स्टेट में है। तो अब अगर NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया तो NaCl के साथ साथ और क्या रखा हुआ है? वाटर। अब देखो NaCl के साथ अगर वाटर होगा तो NaCl से आपको मिला सोडियम आयन सॉल्यूशन में, और कौन मिला? क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में। वाटर से कौन मिला? वाटर से मिला H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखो, जब तो सोडियम आयन अकेला था तब तो कोई कंपटीशन नहीं था इसको कैथोड पे जाने के लिए। कैथोड पे अकेला सोडियम आयन पहुंच जाता है। बट यहाँ पे सोडियम आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है। अब ये दो कैटायन हैं, दोनों तो नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही जाएगा कैथोड पे फॉर रिडक्शन। सिमिलरली आपके पास एनायन दो हैं, एक क्लोराइड आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन है। इन दोनों में से भी कोई एक ही जाएगा टुवर्ड्स एनोड, और जो एनोड की तरफ जाएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब कौन जाएगा कैथोड पे और कौन जाएगा एनोड पे, इसके लिए एक थ्योरी बनाई गई है। उस थ्योरी को कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब इस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटायन जाते हैं और इसी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग एनायन जाते हैं टुवर्ड्स एनोड। अब देखते हैं ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमें क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, if more than one cation or more than one anion are present in the solution, then the ion which requires least energy will move towards electrode, and the potential at that time of discharge of ion is known as discharge potential, और उसे बोला जाता है डिपोजिशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के केस में सोडियम आयन है एंड हाइड्रोजन आयन है, ये दो कैटायन हैं। बट इन दोनों कैटायन में कैथोड की तरफ जाएगा सिर्फ एक। अब कौन जाएगा? जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, या फिर हम कह सकते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। इसी तरह से एनायन हमारे पास दो हैं, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों एनायन में से एक ही मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। कौन मूव करेगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अब कैटायन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो सोडियम आयन से बहुत ही कम है। अब अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल को मैं dp से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो dp ऑफ
H प्लस इज़ लेस देन dp ऑफ Na पॉजिटिव। यानी कि कैथोड पे कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन जाएगा कैथोड पे तो ये रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेता है हाइड्रोजन गैस। यानी कि इस बार कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। सोडियम आयन रह जाएगा सॉल्यूशन में। अब एनायन के देखें, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इनमें से एक मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। अब जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्लोराइड आयन का, वो हाइड्रोक्साइड आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम है। यानी कि क्लोराइड आयन को कम एनर्जी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोक्साइड आयन टू मूव टुवर्ड्स एनोड। तो इसका मतलब है हमें एनोड पे कौन मिल जाएगा? क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिल जाएगी क्लोरीन गैस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको कैथोड पे मिली हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिली क्लोरीन गैस। यानी कि अगर इलेक्ट्रोड पे पूछा जाए तो आपके लिए आंसर पता चल गया। अगर सॉल्यूशन में पूछा जाए कौन बचा है, तो सॉल्यूशन में कौन बच गया? सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। आप देखो, अगर ये दोनों सॉल्यूशन में बचे हुए हैं तो क्या आपको समझ में आता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बन गया। यानी कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं। अब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के केस में एक बात आपको माइंड में रखनी है। अगर तो आपसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तब तो आप हमेशा हाइड्रोजन आयन को भेजोगे टुवर्ड्स कैथोड एंड क्लोराइड आयन को भेजोगे टुवर्ड्स एनोड। बट अगर उन्होंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमारे इलेक्ट्रोड पे जाने वाले प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। जब वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन होता है, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन का है वो काफ़ी कम हो जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन से। यानी कि अब एनोड पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मूव करता है टुवर्ड्स एनोड, और जब ये एनोड पे जाता है तो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करेंगे तो ये हाफ रिएक्शन बन जाती है। यानी कि आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि अगर वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है तो आपको एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस, और अगर एक्वस सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे क्लोरीन गैस। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के केस में एक और स्पेशल केस है, वो पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखना। क्या है वो? अगर तो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया है तब तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का सोडियम आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम होता है। यानी कि कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन आयन। बट अगर आपने मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज़ किया, यानी कि मरकरी का कैथोड यूज़ कर लिया, तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन का होता है वो कम हो जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन से। यानी कि इस बार मूव कौन करेगा कैथोड की तरफ? सोडियम। सोडियम की एफिनिटी मरकरी से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सोडियम आयन को कैथोड पे जाने के लिए बहुत ही कम चाहिए होती है। इसीलिए डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन का कम हो जाता है, और सोडियम आयन हमें कहाँ पे मिलेगा?
एट कैथोड इन फॉर्म ऑफ सोडियम लिक्विड, और ये मरकरी के साथ अमलगम बना लेता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम मरकरी अमलगम। अब इलेक्ट्रोलिसिस में दो तरह से इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। पहला केस हम लेने जा रहे हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। नॉर्मली हमने इसी इलेक्ट्रोड को यूज़ करना होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। जो दूसरा केस हम पढ़ेंगे उसमें मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट होती है। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है वो ई नॉट रिडक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि जिसका ई नॉट रिडक्शन ज़्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो उसके रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड itself is directly proportional to E नॉट रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा होगी, और वो कहाँ पे मूव कर जाएगा? टुवर्ड्स कैथोड। यानी कि अगर मैंने सपोज करो कॉपर आयन लिया और हाइड्रोजन आयन, अब हमें मालूम है कि जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है? 0.0 वोल्ट। तो इस केस में रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। सपोज करो जिंक आयन का कंपटीशन हाइड्रोजन आयन से करा दिया, तो जिंक आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है। इस केस में कैथोड पे कौन चला जाएगा? इस केस में कैथोड पे हाइड्रोजन चला जाएगा। जिंक के जाने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। यानी कि हमें कैटायन के केस में जो ऑर्डर मिलेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन से ज़्यादा रिड्यूस होने के चांसेस सोडियम आयन के, सोडियम आयन से ज़्यादा मैग्नीशियम आयन के, मैग्नीशियम आयन से ज़्यादा जिंक आयन के, जिंक आयन से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा कॉपर आयन के, कॉपर आयन से ज़्यादा सिल्वर आयन के। ये रिडक्शन पोटेंशियल का इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल का रिवर्स ऑर्डर। यानी कि सिल्वर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल काफ़ी कम है, तो रिड्यूस होने के चांसेस सिल्वर आयन के सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें मालूम है कितना हमने यूज़ किया हुआ है? 0.80 वोल्ट। तो हम ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का कि अगर हमें कैटायन में कंपटीशन देखा तो हमने उस कैटायन को रिड्यूस करा दिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ करने पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर कोई स्पेशल इलेक्ट्रोड नहीं लिया गया है तो। इसी तरह से डिस्चार्ज होने का ऑर्डर एनायन का, अगर हम एनायन के डिस्चार्ज होने की बात करें तो एनायन के डिस्चार्ज होने का जो ऑर्डर मिलता है वो मिलता है सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होने का चांस किसका है? आयोडाइड आयन का इन हैलाइड आयन में। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है तो हैलाइड आयन के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्सेप्ट वन केस जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाता है। अब आपको मालूम है कि अगर ये ऑर्डर मिलता है, इस ऑर्डर को याद करने का तरीका भी सिंपल है। आप देखो इन तीनों में एक ही एटम है, OH में 2 एटम है, नाइट्रेट में 4 एटम्स हैं एंड सल्फेट में 5 एटम्स हैं। तो एनायन का ऑर्डर आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा कि जिसके पास नंबर ऑफ एटम कम है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हैलाइड आयन में प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मिल जाएगा आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन। आई होप कि आपको ये ऑर्डर भी याद हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं
उनकी इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है सोडियम सल्फेट की, और ये इसका एक्वा सॉल्यूशन है। ध्यान रखेंगे सभी में हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम का ही एनोड और प्लेटिनम का ही कैथोड। अब सोडियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हुआ सोडियम आयन मिलेगा आपको कैटायन, और एनायन में कौन मिलेगा, सल्फेट आयन। एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप देखो आपके पास दो कैटायन आ गए। अब इन दोनों कैटायन में टुवर्ड्स कैथोड यानी कि एट कैथोड कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो आपको पता है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन पहुंच जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। यानी कि कैथोड पे आपको कौन सी गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। एनायन की बात करें तो सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अभी अभी आपने प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्चार्ज होने का देखा कि OH आयन का प्रायोरिटी सल्फेट आयन से ज़्यादा है, तो OH आयन कहाँ पे जाएगा, एट एनोड, और एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन जाता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको याद रखना है। तो आपको पूछा जाए सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सी गैस मिली, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो कॉपर सल्फेट कौन सा कैटायन मिलेगा, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। सॉल्यूशन है तो वाटर भी है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो आपके पास कॉपर आयन है और हाइड्रोजन आयन। कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है, 0.34 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन का कितना है, 0। तो इस बार बताओ कौन जाएगा एट कैथोड, कॉपर जाएगा। कॉपर आयन का रिडक्शन होगा तो ये कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन में कौन जाएगा, तो OH आयन के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और कौन सी गैस बना देगा, ऑक्सीजन। एक और चीज़ आप साइड बाय साइड याद करते चलो, जब कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जा रहा है तो आगे आपको काम आने वाला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और कॉपर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। जब हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये रिएक्शन याद रखना है। आई होप कि ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराते हैं तो आपको मालूम है वाटर से प्रोड्यूस होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, रिडक्शन, और OH आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन आयन कहाँ पे जाएगा, एट कैथोड, एंड हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एट एनोड। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि वाटर का ही रिडक्शन भी होगा और वाटर का ही ऑक्सीडेशन भी होगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाती है वो देखना। एट कैथोड, कैथोड पे वाटर के रिडक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। ये तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस ही बनने वाली है, बट आप याद रखना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। आप सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। बट आपको ये रिएक्शन अगर प्रॉब्लम में दिया जाता है तो आप समझ जाना ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एट कैथोड। एंड एट एनोड वहाँ पे हमें क्या दिखाना है, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मालूम है कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करेंगे
तो ये आ जाएगा 2H2O gives O2 plus 4H positive plus 4 electron. Number of electrons lost for oxidation at anode is 4. Number of electrons gained for reduction at cathode is 2. ये याद रखना कि वाटर के रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है 2, वाटर के ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है 4. आप रिएक्शन को इस तरीके से भी शो कर सकते हो और रिएक्शन को जो आपने पहले शो कर रखा है वैसे भी दिखा सकते हो कि ये +1 इलेक्ट्रॉन हाफ H2 और यहाँ से O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O और ये 4OH माइनस. इसी तरह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2. आई होप कि ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी आपको क्लियर हो गया होगा. अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है कभी भी मॉल्टन सॉल्ट की, तो एक और एग्जांपल हम मॉल्टन सॉल्ट का ले रहे हैं PbBr2 का. तो मॉल्टन स्टेट का मतलब है कि आपके पास एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है. तो यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं, तो कैटायन को सीधा कहाँ भेज दोगे? एट कैथोड. और एनायन को कहाँ भेज दोगे? एट एनोड. तो लेड आयन अगर कैथोड पे जाएगा तो क्या बना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और बना लेगा लेड लिक्विड. ब्रोमाइड आयन क्या बना लेगा? Br2 और ये इन गैसियस फेज. और इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन. तो मॉल्टन के केस में तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है. एक्वस के केस में भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग ये देख लिया कि एनायन का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, डिपॉजिट होने का या रिलीज़ होने का, और कैटायन का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है. अब हम इसके बाद सेकंड केस लेते हैं जब हम यूज़ करते हैं मेटल का इलेक्ट्रोड डिफरेंट फ्रॉम प्लेटिनम. सेकंड केस में हम यूज़ करने वाले हैं मेटल इलेक्ट्रोड. कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड? जिसके मेटल आयन का सॉल्यूशन लिया गया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट. जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ कॉपर सल्फेट का और इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है कॉपर. यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसी के मेटल आयंस का सॉल्यूशन उसी की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है. ऐसे केस में एट कैथोड रिडक्शन किसका होगा? कॉपर आयन का. अब देखो ये जो कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ है वो सॉल्यूशन से ही गया है. जितना सॉल्यूशन से कॉपर आयन रिड्यूस होकर के एज कॉपर डिपॉजिट होता है एट कैथोड, उतना ही इक्विवेलेंट एनोड जो कि कॉपर का ही बना है ऑक्सीडाइज हो जाता है. यानी कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसका आपने एनोड बनाया है वो ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में एज कॉपर आयन चला जाता है. यानी कि सॉल्यूशन में कॉपर से जाता है कॉपर आयन और कॉपर आयन से कैथोड पे डिपॉजिट होता है कॉपर. तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैंने ये 2 इलेक्ट्रोड बनाए हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो अगर मेटल का इलेक्ट्रोड है और उसी मेटल आयंस का सॉल्यूशन है तो कॉपर से कॉपर आयन आया सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से कॉपर आयन चला गया एज कॉपर डिपॉजिट कर गया. यानी कि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन एंड कॉपर आयन का ही रिडक्शन. ये तब होता है जब हमने मेटल इलेक्ट्रोड उसी का लिया हुआ है जिसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनर में रखा हुआ है. यहाँ पे कोई आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. एक एग्जांपल और देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट.
यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है कि आपको सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन मिलेगा। बट ये तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का है, इसमें से जो सिल्वर आयन है वो तो चला जाएगा कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए, और डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में एट कैथोड। अब जितना सिल्वर आयन सॉल्यूशन से कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा उतना ही सिल्वर एनोड ऑक्सीडाइज होकर के प्रोड्यूस कर देगा Ag+, और ये Ag+ कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में। यानी कि सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हुआ और सिल्वर आयन का ही रिडक्शन हुआ। कब? जब हम मेटल इलेक्ट्रोड, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसके मेटल आयंस के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। तो आई होप कि आपको ये सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। सेकंड केस तो बहुत ही सिंपल है कि आपको जो इलेक्ट्रोड है उसी का ऑक्सीडेशन कराना है और सॉल्यूशन से उसी मेटल आयंस का रिडक्शन कराना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इस इलेक्ट्रोलिसिस में कंसर्नेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स अनचेंज्ड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करें तो आप देखोगे एनोड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड के साथ जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो जहाँ जाएगी? सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन से जो मेटल आयन है जिसका इलेक्ट्रोड लिया गया था सिर्फ वही रिड्यूस होगा, तो धीरे धीरे हमारा वो रिड्यूस्ड मेटल कैथोड पे चला जाता है, और कैथोड जो हमारा होगा वो हमें प्योर मेटल का मिलता जाएगा, जबकि हमारा जो एनोड था वो क्या था? इम्प्योर। इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोटिंग ऑफ ए मेटल ओवर अनदर मेटल। तो जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी होती है उसको हम बना लेते हैं कैथोड, जिसकी कोटिंग करनी होती है उसको बना लेते हैं एनोड। तो एनोड से वो मेटल आयन सॉल्यूशन में आएंगे और उसी मेटल आयंस का सॉल्यूशन हम लेते हैं। मेटल आयंस जा करके कैथोड पे डिपॉजिट कर जाते हैं, एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आई होप ये एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे कौन सा कैटायन जाएगा टुवर्ड्स कैथोड और कौन सा एनायन जाएगा टुवर्ड्स एनोड जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हमें देखना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि अमाउंट कितना जा कर के कैथोड पे डिपॉजिट करता है मेटल का, या अमाउंट ऑफ गैस कितनी लिबरेट होती है इलेक्ट्रोड्स पे, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। और इसके लिए फैराडेज ने 2 लॉ दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज ने 2 लॉ दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस फर्स्ट लॉ को समझने के लिए मैं एक बैटरी बना रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस सेल। ये हमने एक बैटरी बना ली। अब देखो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट का मतलब है हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, कितना? I/T। ज़्यादा करंट सप्लाई करोगे तो चार्ज ज़्यादा आएगा, या टाइम ज़्यादा लगाओगे तो भी चार्ज क्या आएगा? ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा चार्ज सप्लाई करते हो तो ये चार्ज मिलता किसको है? इलेक्ट्रोलाइट को। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि आपको कैटायन और एनायन ये दोनों मिलेंगे ज़्यादा, और अगर कैटायन एनायन ज़्यादा मिलेंगे तो कैटायन के कैथोड पे जाने का चांस ज़्यादा होगा। यानी कि एट कैथोड जो अमाउंट ऑफ मेटल होगा, अगर कैटायन मेटल आयन है तो अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एनायन जो कि किधर जाएगा? एट एनोड, उसका अमाउंट भी एनोड पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि इस चार्ज का रिलेशन
अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड। देखो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है या तो इलेक्ट्रोड पे गैस लिबरेट होगी या तो कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगा। एनोड पे नॉर्मली आप देखोगे गैस ही लिबरेट होती है। तो अगर चार्ज का रिलेशन अमाउंट से रिलेट किया जाए, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज सप्लाइड। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतना ही अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट करेगा या उतना ही अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट करेगा एट इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं इस अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड को या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इसको m से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। यानी कि अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड और अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड। प्रोपोर्शनल साइन इसको q को क्या लिख सकते हो, i इंटू टी। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है m इज इक्वल टू जेड आई टी। अब इस z को क्या बोला जाता है, इस z को बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट। अगर मेटल है तो मेटल का, अगर गैस है तो गैस का, अपॉन 96,500। ये जेड की वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैस अपॉन 96,500। अब इस जेड को और सिंप्लीफाई करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट हमें मालूम है क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में मिल रहे हैं वो सारा का सारा यूज़ होने वाला है आगे। तो इस फॉर्मूले में आप देखोगे एन फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यूज़ होगा। यानी कि अगर कोई गैस लिबरेट हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एन फैक्टर का काम करेगा। अब इसको हम जेड में अगर पुट कर दें तो ये बन जाता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96,500। यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर मेटल का केस है फॉर मेटल तो आप मोलर मास की जगह पे क्या रखोगे, एटॉमिक मास। अगर गैस का केस है तो मोलर मास की जगह पे क्या रखोगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और जो मेटल डिपॉजिट होगा उसी का एटॉमिक मास, और मेटल को डिपॉजिट कराने में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो NF की जगह पे। अब देखो इस फैराडेज फर्स्ट लॉ को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। किस तरीके से, m इज इक्वल टू जेड आई टी हमने लिखा हुआ है और ये मॉडिफाई कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जेड की जगह पे हमने लिख लिया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96,500 इंटू आई टी। अब आपको करना क्या है, ये जो मोलर मास है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो आप देखो m बेसिकली हमारे क्या था, अमाउंट। अमाउंट का मतलब हम इसे लिख सकते हैं मास, और इधर आ गया मोलर मास, और n फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ये चला गया न्यूमरेटर में, और यहाँ पे क्या रह गया, आई टी अपॉन 96,500। अब देखो मोलर मास और ये जो मास है, मास अपॉन मोलर मास को हम क्या कहते हैं, मोल्स।
तो ये फॉर्मूला एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है IT अपॉन 96,500 इज इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़े इजीली और बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व होता हुआ मिल जाएगा। एक तरह से कह सकते हो ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है कि जो गैस या मेटल डिपॉजिट होने वाला है उसके नंबर ऑफ मोल्स मेटल डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड। NF क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। I क्या है? करंट, जो कि किस में लिया जाता है? एम्पियर में। T क्या है? टाइम, जो कि किस में मेज़र किया जाएगा? सेकंड में। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, IT अपॉन 96,500 इज इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई, तो आपको मिलेगा क्या है? कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। अब कॉपर आयन कैथोड पे गया, तो आपको मालूम है अगर कॉपर आयन कैथोड पे जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है यानी कि n फैक्टर, वो कितना आएगा? 2। अब आपको करंट दिया हो, टाइम दिया हो और मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर पूछा गया हो, तो आप क्या करोगे? I की वैल्यू रखोगे, T की वैल्यू 96,500 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे आपको मोल इंटू क्या रखोगे? 2। आपको मिल जाएगा मोल। एक बार मोल मिल गया तो आपको बताना क्या है? मास ऑफ कॉपर। तो मोल को लिखोगे मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई कॉपर का एटॉमिक मास कितना? 63.5। यू विल गेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। आई होप कि आप फॉर्मूला भी इजीली अप्लाई कर लोगे। चलो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ़ करंट एफिशिएंसी इज नॉट गिवन, तो आप उसको लेकर के चलते हो 100%। इसका मीनिंग क्या होता है समझना। करंट एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअल करंट पास्ड अपॉन थ्योरेटिकल करंट, यानी कि कैलकुलेटेड करंट इनटू 100। ये परसेंटेज करंट एफिशिएंसी होती है। तो परसेंटेज करंट एफिशिएंसी अगर नहीं दी है तो हम कितनी लेके क्या चलते हैं? 100%। और अगर दी गई है तो आपको ईटा का फैक्टर लेना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्चुअल करंट कितनी पास हो रही है उसको आपने चेक करना पड़ेगा, उसके लिए ईटा का यूज़ करना होता है। तो हमारे फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन आ जाता है। वो मॉडिफिकेशन क्या है? जो हमने लिखा था IT अपॉन 96,500 इज इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ईटा। तो हमारा ये मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाता है अगर करंट एफिशिएंसी दी हुई होती है तो। ठीक है, आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। अब देखते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। अब देखो मैं एग्जांपल के लिए 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लिया है।
अब देखो, दो बैटरीज को मैंने कनेक्ट कर लिया। एक में रखा हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे में रखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस बैटरी से, तो आपको मालूम है कॉपर सल्फेट से कौन डिपॉजिट करेगा? कॉपर। कहाँ पर डिपॉजिट करेगा? एट कैथोड। ये कॉपर डिपॉजिट कर गया। और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कौन डिपॉजिट करेगा? सिल्वर। क्योंकि आपको मालूम है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा H+ के मुकाबले में। कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है H+ के फॉर्म में। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर डिपॉजिट होगा और कौन डिपॉजिट होगा? सिल्वर। सेकेंड लॉ कहता है जब आप बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, तो जो चार्ज सप्लाइड है दोनों बैटरी में रिमेन्स सेम। अगर मैंने यहाँ पे दो बैटरी ली है, तो इन बोथ सेल चार्ज सप्लाइड क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। चार्ज सप्लाइड सेम है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो मास डिपॉजिटेड का जो रेशियो है दोनों मेटल का, रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर and silver will be equal to the ratio of their equivalent mass. ये कहता है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा बैटरीज को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, सिंस वहाँ पे चार्ज सप्लाइड सेम जाता है, तो रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑफ metal at cathode will be equal to the ratio of their equivalent mass. अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। बेसिकली ये फैराडे के फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है। देखते हैं कैसे। मैंने आपको फर्स्ट लॉ में एक फॉर्मूला बताया, IT/96,500 इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। या फिर आप लिख लेते हो M इज इक्वल टू ZIT, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे NCERT में इसी को यूज़ किया गया है सबसे ज़्यादा, तो आप इसको लेकर के भी आप देख सकते हो सेकेंड लॉ। जो Z है वो Z बेसिकली क्या है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, और IT को क्या कह सकते हो? चार्ज। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, मेटल सपोज करो कहता हूँ 1, तो मेटल 1 में मास डिपॉजिटेड ऑफ मेटल 1 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल 1 डिवाइड बाई 96,500 इंटू चार्ज। फॉर मेटल 2 यहाँ पे लिखूँगा मैं M2, फिर इधर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट 2 अपॉन 96,500, चार्ज सप्लाइड सेम है, तो दोनों क्या होगा? सेम। अब मैं लिखता हूँ M1 अपॉन M2, तो देखो क्या वही आ गया, इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। ये आ गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो बेसिकली फर्स्ट लॉ से ही डिराइव हो जाता है। यानी कि जब कभी भी प्रॉब्लम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हो, तो आपको वहाँ पे चार्ज सप्लाइड देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मेटल पता होना चाहिए, दोनों का आयन फैक्टर पता होगा, तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। एक का मास डिपॉजिशन दिया होगा तो दूसरे का मास पूछा जाएगा, जो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आई होप कि आपको सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ में आ गया होगा। अब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसकी जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।